आज हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस का हमने पढ़ा प्रोफेज, अर्ली और लेट प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल की माइग्रेशन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा स्टेज जो कि है मेटाफेज। मेटा का मतलब है आफ्टर, वर्ड मेटा का मतलब है आफ्टर। प्रोफेज के बाद जो फेज आता है उसको हम मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो हमने पढ़ा प्रोफेज में कि स्पेंडल फाइबर्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम जो है वो सेल के सेंटर में खुद को अरेंज करते हैं और उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। अब ये सेल, अच्छा, अब यहाँ पर इस सेल के अंदर कौन सी चेंजेस होती है? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो स्पेंडल फाइबर्स कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं उसके नतीजे में क्रोमोसोम जो है वो इस तरह सेल का जो सेंटर है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो इक्वेटर में खुद को अरेंज करते हैं। अब इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या इसको हम माइटोटिक प्लेट कहते हैं। तो स्पेंडल फाइबर्स की कंट्रैक्शन की वजह से तमाम जो क्रोमोसोम्स हैं वो एलाइन हो जाते हैं, वो सेल के सेंटर में खुद को अरेंज करते हैं। ये सेंट्रियोल दोनों साइड में, और हमने ये पढ़ा साथ में कि सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम स्पेंडल फाइबर्स कहते हैं। अच्छा, अब इन क्रोमोसोम के साथ स्पेंडल फाइबर्स अटैच हैं और वो इन क्रोमोसोम्स को सेल का जो सेंटर है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इनको इक्वेटर में अरेंज करते हैं। अब ये सेल का सेंटर है और तमाम क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज हैं। अच्छा, तो ये मेटाफेज है। ये क्या है हमारे पास? मेटाफेज है। मेटाफेज में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं? सबसे पहले क्रोमोसोम्स align या arrange on the equator of the cell। सेल का जो सेंटर है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये पोल है, एक पोल, ये दूसरा पोल, और दरमियान में क्या है? इक्वेटर है। इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो सेल के इक्वेटर में क्रोमोसोम खुद को अरेंज करते हैं। उसके बाद जो स्पेंडल फाइबर्स हैं, हमने पढ़ा कि स्पेंडल फाइबर्स भी क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, तो यहाँ पर भी इससे पहले भी अटैच है। क्रोमोसोमल फाइबर्स या स्पेंडल फाइबर्स अटैच एट सेंट्रोमेयर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पेंडल फाइबर जो है आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू करते हैं, और इस सेंट्रोमेयर को हमने क्या कहा था? ये है काइनेटोकोर। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेंडल फाइबर्स कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंडल फाइबर्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। आहिस्ता आहिस्ता ये शॉर्ट होना शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कोई क्रोमोसोम है और दोनों साइड से स्पेंडल फाइबर्स इसके साथ अटैच है। अब जब एक स्पेंडल फाइबर इसको ऊपर खींचेगा, दूसरा इसको नीचे खींच रहा है, तो इसके नतीजे में क्या होगा? ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ दरमियान में कट जाएगा। जब ये दरमियान में स्प्लिट होगा तो इस तरह ये क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। तो एक क्रोमोसोम इस तरह बन जाएगा और ये दूसरा क्रोमोसोम इस तरह बन जाएगा। तो ये
स्पिंडल फाइबर्स की कंट्रैक्शन की वजह से फिर आगे क्रोमोसोम नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिट होता है। तो ये तमाम हमारे पास था मेटाफेज। इसमें क्रोमोसोम जो है सेल के इक्वेटर में खुद को अरेंज करते हैं और इस प्लेट को हम कहते हैं, ये हमारे पास है माइटोटिक प्लेट है, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लेट है। फिर उसके बाद स्पेंडल फाइबर्स आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जब ये स्पेंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो क्रोमोसोम एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता अलग हो जाएंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? हमने पढ़ा था कि स्पेंडल फाइबर जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। अब जब एक एक ट्यूबुलिन प्रोटीन आएगा और यहाँ इस सेंट्रियोल के साथ अटैच होगा तो इस तरह एक लॉन्ग फाइबर बनेगा। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता इससे एक एक ट्यूबुलिन प्रोटीन रिमूव होगा तो ये फाइबर आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सेंट्रोमेयर पे फोर्स अप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और फिर सेंट्रोमेयर आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में कट जाता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप था मेटाफेज। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है एनाफेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है एनाफेज। एना का मतलब है बैक या अगेन, मतलब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये वापस दोनों पोल्स पे पहुंच जाएंगे। अब एनाफेज में भी प्रोफेज की तरह एक अर्ली एनाफेज है और एक है लेट एनाफेज। अब अर्ली एनाफेज में क्या होता है? सबसे पहले क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये हमारे पास अर्ली एनाफेज है। अब अर्ली एनाफेज में क्या होगा? ये जो स्पेंडल फाइबर्स हैं ये कंट्रैक्शन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमेयर जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वहां से सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा। अच्छा, तो क्या होता है अर्ली एनाफेज में? ये हमारे पास अर्ली एनाफेज है। जब ये क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर रीजन पे स्प्लिट होता है तो इस तरह हमारे पास दो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और वो अपोजिट साइड में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी वो एक दूसरे के करीब है, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, तो इसको हम कहते हैं अर्ली एनाफेज है। तो एक स्पेंडल फाइबर इसको ऊपर खींचेगा, दूसरा इसको नीचे खींच रहा है, तो दरमियान में से ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वो स्प्लिट होगा और इस तरह क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि इस तरह ये क्रोमोसोम था, अब जब दोनों फाइबर्स फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस तरह स्प्लिट हो जाएगा। अब अर्ली एनाफेज में ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब होंगे, फिर लेट एनाफेज में एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और फिर दोनों पोल्स में वो पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास ये अर्ली एनाफेज था। इसके बाद शुरू होता है हमारा लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्रोमोसोम ऑलमोस्ट पोल्स तक पहुंच जाते हैं। तो लेट एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल। लेट एनाफेज में पहली बात क्या है? क्रोमोसोम्स रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। ऊपर वाले पोल में भी और नीचे वाले पोल में भी क्रोमोसोम जो है वो पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, आहिस्ता आहिस्ता इनवर्ड फोल्ड होना शुरू करता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू फोल्ड इनवर्ड। यहां पर इस तरह एक छोटा सा डिप्रेशन बन जाता है, जिसका मतलब यह है कि लेट एनाफेज में आहिस्ता आहिस्ता साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, जिसको हमने कहा था साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो यहाँ से लास्ट में जो है लेट एनाफेज या फिर अर्ली टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास का
एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में दो उसके स्टेजेस हैं, लेट एनाफेज और अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जस्ट सेपरेट हो जाते हैं, अभी वो इतनी दूर नहीं है, स्टिल एक दूसरे के करीब है। आहिस्ता आहिस्ता स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। उसके बाद लेट एनाफेज शुरू हो जाता है। लेट एनाफेज में क्रोमोसोम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग स्टार्ट करता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस की शुरुआत यहाँ से हो गई। अब यहाँ पर जो फोर्सेस है, एक तो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी साइड पे अलग स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनको हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। अब एक साइड से जो फाइबर्स है, फाइबर्स इनको डिटेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो स्प्लिट होगा। उसके साथ साथ इस फोर्स की एडिशन के लिए एक और फाइबर मौजूद है जिसको हम इंटरजोनल फाइबर कहते हैं, तो वो इसको दरमियान में से इस तरह ये एक इजाफी फाइबर होता है और इन क्रोमोसोम को इस तरह एक दूसरे से सेपरेट करता है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम की सेपरेशन बहुत आसान हो जाती है। तो ये हमारे पास था अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज। इसके बाद शुरू होता है टीलोफेज, जो लास्ट स्टेप होता है। अच्छा, और लास्ट जो हमारा माइटोसिस का स्टेप है टीलोफेज है। टीलोस का मतलब है एंड, टीलोस का मतलब है एंड, मतलब यहाँ पर माइटोसिस का जो कैरियोकाइनेसिस है वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब ये जो टीलोफेज है इट इज कंप्लीटली द रिवर्स या ऑपोजिट है, किस चीज का, ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब प्रोफेज में जो इवेंट्स थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो गई, सेंट्रियोल जो है वो माइग्रेशन होने स्टार्ट की। अब यहाँ पर बिल्कुल उसके रिवर्स होगा। सबसे पहली बात क्या होती है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रीफॉर्म हो जाता है, रीअपीयर हो जाता है। तो ये दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके साथ ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क। अब प्रोफेज में क्रोमोसोम बन गए थे, ये नेटवर्क कंडेंस हुआ था। अब टेलोफेज में दोबारा ये नेटवर्क जो है डीकंडेंस होता है, उससे क्रोमोसोम बन जाते हैं। इसी तरह जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर इस तरह एक क्लीवेज बनता है, उसको हम फरो कहते हैं। जो पहले जो लेट एनाफेज में बना था वो आहिस्ता आहिस्ता और भी डीप हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास है क्लीवेज, या इसको हम कहते हैं फरो। क्लीवेज फरो बन जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेल जो है दो में तकसीम होता है और दो सेल लास्ट में बन जाते हैं। तो यहाँ तक था हमारा कैरियोकाइनेसिस। अब टेलोफेज में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, तो पहला जो स्टेप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्रोफेज में डिसअपीयर हुआ था यहाँ पर दोबारा बन जाता है, रीअपीयर्स या रीफॉर्म्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीअपीयर हो जाता है, दोबारा बन जाता है। उसके साथ जो क्रोमेटिन है हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, प्रोफेज में कंडेंस हुए थे, यहाँ पर डीकंडेंस, डीकंडेंस। जब क्रोमोसोम दोबारा डीकंडेंस हो जाते हैं तो उसके साथ जो है ये तिन हो जाएंगे और फिर क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा। जब डीकंडेंस होंगे तो क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम तिन, जब तिन हो जाएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, क्रोमेटिन नेटवर्क बनेगा, क्रोमेटिन नेटवर्क। सो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो दे फॉर्म क्रोमेटिन नेटवर्क, दोबारा क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाता है। और इसके साथ साथ जो
एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या फिर गोल्गी ऑप्टेंडस वगैरह के जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बन जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्रोमोसोम में डिकंडेंस हो गए और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी डिसोसिएट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पिंडल फाइबर्स आल्सो डिसोसिएट। डिसोसिएट मीन्स डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर्स भी खत्म हो जाते हैं, मतलब सेल के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियोलस था वो दोबारा इराइज होता है, दोबारा वो भी अपीयर हो जाता है। न्यूक्लियोलस आल्सो रीअपीयर्स, दोबारा वो न्यूक्लियोलस भी बन जाता है। जो स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस वो भी न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है। और जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड। लेट एनाफेज में फोल्डिंग स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पर वो फोल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता और भी इंक्रीज हो रही है। मतलब जो क्लीवेज था, क्लीवेज क्या होता है, इट बिकम्स डीपर एंड डीपर, आहिस्ता आहिस्ता क्लीवेज जो है वो डीप बन जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा केरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। प्रोफेस उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ, क्रोमेटिन कंडेंस हुआ नेटवर्क, जो सेंट्रियोल थे माइग्रेशन उन्होंने स्टार्ट की, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हुआ और स्पिंडल फाइबर्स बन गई। फिर मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है सेल के सेंटर में अरेंज हो गई, स्पिंडल फाइबर्स आकर काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गए और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंट्रैक्शन स्टार्ट की। फिर एनाफेज, एनाफेज में क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं ड्यू टू कंट्रक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब क्रोमोसोम एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, ये अर्ली एनाफेज था। लेट एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो पोल्स तक पहुंच जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सेल दरमियान में सब फोल्डिंग स्टार्ट करता है, जिसका मतलब है कि साइटोकाइनेसिस आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी। तो हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज में या फिर अर्ली टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है टेलोफेज जो एंड लास्ट फेज है। टेलोफेज में सब कुछ प्रोफेज के रिवर्स होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो रिफॉर्म्स, न्यूक्लियोलस की अपीयर्स, क्रोमेटिन नेटवर्क इज फॉर्म, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो सेल के अंदर डिसॉल्व या डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस भी बन जाता है और ये जो क्लीवेज था मजीद डीप होता जाता है और लास्ट में ये सेल फिर दोबारा इसको जो है दो सेल्स में तकसीम करेगा। तो यहाँ तक हमारा न्यूक्लियस की जो स्प्लिटिंग है, केरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। तो सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो फ्रॉम साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन या मूवमेंट, डिवीजन तकसीम ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका साइटो काइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस किस तरह होती है, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्टार्ट करता है और इस फोल्डिंग को हम कहते हैं क्लीवेज। सो अ क्लीवेज अपीयर्स, उसके बाद क्लीवेज इट बिकम्स डीपर, गहरा एंड डीपर, मजीद गहरा हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आखिरकार divides the cell into two daughter cells, सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा। तो ये एरिया जो है ये हमारे पास क्लीवेज है या इसको हम फरो कहते हैं। क्लीवेज फरो इज फॉर्म। अब ये क्लीवेज आहिस्ता आहिस्ता डीप हो जाएगा, लास्ट में ये आपस में इस तरह मीट हो जाएगा। जब ये क्लीवेज इस तरह मिलेगा तो क्या होगा, ये जो पेरेंट सेल था अब ये दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो या इस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया
तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ये हमारे पास क्या है, ये 2 डॉटर सेल्स हैं, 2 डॉटर सेल्स हैं। और अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बने किस तरह है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें एज द पेरेंट। जिस तरह पेरेंट सेल था उसी तरह ये डॉटर सेल्स भी उतनी ही क्रोमोसोम इसमें होते हैं। पेरेंट सेल में हमने पढ़ा था, जब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे। यहाँ ये डिवाइड हो गया 2 इक्वल डॉटर सेल्स में, तो दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे क्योंकि रिप्लिकेशन हुई है साथ में इंटरफेस में। तो ये हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो गया। पहला हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा, उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस पढ़ा। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, और जब एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो इस साइटोप्लाज्म को इस तरह फोल्ड करता है इनवर्डली। अब वो प्रोटीन्स इस साइटोप्लाज्म को या फिर इस मेम्ब्रेन को फोल्ड करता है, तो इस तरह फोल्डिंग से आहिस्ता आहिस्ता ये फोल्डिंग इंक्रीज होता है और फिर इस तरह 2 सेल्स बन जाते हैं और उनमें इक्वल या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। तो ये साइटोकाइनेसिस हो गया एनिमल सेल में। साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरह इसको फोल्ड करता है दोनों साइड से, और फिर ये सेल जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो इससे मुख्तलिफ है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट्स सेल में साइटोकाइनेसिस। बाकी सब कुछ इसी तरह है माइटोसिस, लेकिन सिर्फ साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में अलग होता है।